हमने बात करी आरएमएस वैल्यू के बारे में। आरएमएस के लिए हमें क्या चीज़ याद करनी है कि कोई भी हमें फंक्शन गिवन है, वेदर आई टी का फंक्शन गिवन हो या ई टी का फंक्शन गिवन हो, उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर मीन निकालेंगे और फिर रूट निकालेंगे। जल्दी जल्दी एक बार रिकैप करो। आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल 2i0 by pi, ई एवरेज फॉर हाफ साइकिल 2e0 by pi, आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल 0, ई एवरेज 0, आई ई स्क्वायर का एवरेज फॉर हाफ साइकिल i0 स्क्वायर बाई 2। अच्छा ये हाफ करो या फुल करो, दोनों के लिए सेम आती है वैल्यू। और सिमिलरली आई स्क्वायर का एवरेज बोलो i0 स्क्वायर बाई 2, आई आर एम एस i0 बाई रूट 2, ई आर एम एस। बच्चे मैं फिर कह रहा हूँ हमारे लिए दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पीक दैट इज i0 और एक RMS। इन दोनों में रिलेशन बोलो। IRMS किसके बराबर होता है बच्चों, i0 बाई रूट 2। और सिमिलरली ERMS किसके बराबर होता है, सारे बच्चे रिपीट करें, E0 बाई। बच्चों इसी को ना किताबों में VRMS के नाम से भी देखे जाएगा आपको, तो V0 बाई रूट 2 भी एक ही बात है। बात समझ में? अब सुनो, आज हम जो पढ़ने वाले, जैसे हम लोगों ने DC में पढ़ी थी ना सर्किट थ्योरी, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे AC में सर्किट थ्योरी। अब AC में हमारे तीन एलिमेंट है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, और उनको देखेंगे कि वो कैसे बिहेव करता है जब हम लोग AC में लगाते हैं। एक चीज़ हो याद करो, हम लोगों ने जब यहाँ पर लगाया था ये R1 और ये R2, और इन दोनों को हमने DC वोल्टेज के साथ लगा दिया था, है ना, DC वोल्टेज के साथ। मान लो इसकी वोल्टेज थी V, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मान लो V1, और इसके क्रॉस कितना है V2। तो हम लोग ऐसे लिखते थे कि V दिस इज इक्वल्स टू V1 प्लस, अरे हाँ है ना, बोलो सारे बोलो भाई, एक न्यूमेरिकल कर लेते जल्दी। मान के चलो इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 2 ओम है, इसकी वैल्यू 3 ओम है। जल्दी बोलो करंट कितना हो गया, आई की वैल्यू बोलो 10/5, बोले तो 2 एम्पियर है, हाँ है ना, बोलो। अब सोच के देख 2 एम्पियर अगर करंट चला तो ये तो सीरीज में लगे हुए बच्चों, सीरीज में लगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 4, और इसके अक्रॉस 6, यानी V1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 और V2 की वैल्यू, तो देखो ध्यान से टोटल कितना है 10, और जिसकी वैल्यू क्या है 4 प्लस 6, नहीं आया बच्चों। अब आप ऐसा चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि AC में ऐसा नहीं करते हम लोग, क्यों नहीं करते वो रीजन समझना है। DC में हमने दोनों कैपेसिटर लगाए थे, दोनों रजिस्टर लगाए थे, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होता था अपन डायरेक्ट ऐड करते चले जाते थे। बट यहाँ कुछ दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को ओवरकम करने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग AC सर्किट विद R ओनली, AC सर्किट विद R ओनली। R का मतलब रजिस्टर, सारे बोलो, ठीक है बच्चों। मान के चलो ये मेरा एक रजिस्टर लगा हुआ है और इसके अक्रॉस मुझे AC सप्लाई लगा लिया, ध्यान रखना ये मेरी AC सप्लाई है। AC सप्लाई है कितनी, हमारे घर में जो स्टैंडर्ड आता था दैट इज E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा T। अच्छा एक चीज और बताओ, अब तुम्हें ना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बताता, जो जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों में होता है कि सर हम कैसे पता लगेंगे न्यूमेरिकल को देख के कि कौन I0 है, कब IRMS आएगा, कब ERMS के बारे में बात कर रहा होगा, कब वो E0 या V0 के बारे में बात कर रहा होता है। बिल्कुल स्टैंडर्ड पैरामीटर्स याद रखो बच्चों। ऐसा देखो, अगर न्यूमेरिकल्स में ये लिखाया है इन एन AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, a maximum current of 5 ampere is flowing। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा, हमें आइडेंटिफाई करना है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देख के। और दूसरी स्टेटमेंट देखो, इन एन AC सप्लाई ऑफ पीक वोल्टेज 220 वोल्ट, a current of 5 ampere is flowing। अब देखो हमें रियलिटी में आइडेंटिफाई करना I0 या IRMS, E0 या ERMS। अब सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में
करंट के आगे या वोल्टेज के आगे कोई भी ऐसा वर्ड लिखा मिल जाए जिसका मतलब आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि भाई मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे मैक्सिमम लिखा आ गया, पीक लिखा आ गया, पीक की वैल्यू भी मैक्सिमम ही होती है और मैक्सिमम की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है, तो बेसिकली मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो बोलिए मैक्सिमम करंट कितना है, आई नोट, क्या है यहाँ पे पीक वोल्टेज लिख दिया तो ये कितना है, वी नोट, क्या है क्या है। अब अगर कुछ भी ना लिखा है, देख ध्यान से, इन एन एसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट ना, ये पता मैक्सिमम वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो जो भी हमारा जितना भी डेटा गिवन है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा VRMS या ERMS। ये देख इस करंट के आगे कुछ लिख रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या है IRMS। बात समझ में आ गया। अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे पीक, मैक्सिमम या कोई भी ऐसा शब्द जिससे ये पता लगता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, तो वो आई नोट होगी या वी नोट होगी। कुछ भी नहीं लिखा है तो VRMS। नॉर्मली हमें गिवन क्या होती है, हमें VRMS वैल्यू गिवन होती है, समझ में आया। हमें नॉर्मली क्या गिवन होती है, बट कभी कभार वो न्यूमेरिकल में लिख देती है कि पीक वैल्यू, पीक करंट ऑफ इतना ही स्प्राइट, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए उसमें क्या लिखा है, वो आई नोट। नॉर्मली हमें क्या मिलने वाली है, RMS वैल्यू क्या मिलने वाली है, और नहीं तो हमें ये पता लग जाना चाहिए, समझ में आया। अब एक चीज़ बताओ, हमारी इंडियन स्टैंडर्ड में जो सप्लाई आती है ना, वो कितनी आती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, नहीं है। अब ये बताइए 220 वोल्ट कौन सी वोल्टेज है, पीक या RMS, RMS, पीक या RMS। हमारे घर में ये सप्लाई आती है E = E नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पीक, हमें पता क्या है RMS। क्या इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन पीक एंड RMS, हमें क्या चाहिए, पीक, क्या पता है ERMS, तो क्या कर दो √2 से मल्टीप्लाई। तो देखो हमारे घर की जो इंडियन स्टैंडर्ड आते है उसकी सप्लाई देखो, E = E नोट, E नोट को क्या लिख सकते हो, 220 √2 साइन ऑफ ओमेगा। 220 √2 की वैल्यू आती है 311, 311 पॉइंट समथिंग, तो 311 साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू बोलो क्या लिख सकते हैं हम, 2π/t, और 2π को क्या लिख सकते हैं हम, 2πf। f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देख, f की वैल्यू दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 100π। अरे हाय ना बोलो, तो e की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 311 साइन ऑफ 100πt। ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड की सप्लाई जो हमारे घरों में आती है। पहले ये बताओ, ये समझ में आया। अब एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि मेरे पास 220 वोल्ट AC है और 220 वोल्ट DC की सप्लाई है, दोनों से झटका दिया गया, झटका मतलब शॉक दे दिया गया, किसका झटका सबसे खतरनाक है, DC या AC, DC या AC। एक चीज सुनना, मुझे थोड़ी सी चीज़ों को आइडेंटिफाई कराओ। मैं अगर आपके पास यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सुनो 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 सुनो, ये IT के ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक। and so on. फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4। देखिए बताओ कौन AC है कौन DC। AC 1, सेकंड वाला DC, थर्ड वाला फोर्थ वाला DC। अब मेरी बात सुनो, AC का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी वो एक साइकिल के बाद अपनी आपकी डायरेक्शन को भी रिवर्स करता है। मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट करेगा, यस, डायरेक्शन चेंज करेगा, यस। तो देख डायरेक्शन इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज, तो ये AC तो नहीं हो सकता। ये और ये DC है। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन नहीं आता, DC डायरेक्ट करंट बेसिकली कांस्टेंट सप्लाई, वो कांस्टेंट हो भी सकता है
और वो कांस्टेंट नहीं भी हो सकता, तो डीसी भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर मेरे से पूछा जाए कि मैंने 220 वोल्ट डीसी का झटका दिया गया और 220 वोल्ट एसी का झटका दिया गया, तो कौन सा झटका सबसे खतरनाक है? एसी। रीजन सुन, क्योंकि एसी का पीक वोल्टेज कितना देगा? तो एसी मुझे 311 वोल्ट का झटका देगी मैक्सिमम, और डीसी कितना दे सकती है? 220 वोल्ट। अरे आया ना बोलो। तो अगर एसी और डीसी में आप लोगों को कोई झटका दे, शॉक दे, तो किसका शॉक सबसे खतरनाक होता है? क्योंकि वो अपनी पीक से भी √2 टाइम ज्यादा हो जाती है। अरे आया ना बोलो। नहीं आया समझ में? इसको देख आइडेंटिफाई। एसी सर्किट विद प्योर आर। अभी अपन क्या मान के चलते कि हमारे पास जो सप्लाई है दैट इज E = E0 sin of स्टैंडर्ड है, ये लेके चलेंगे। ठीक, अब देखो ये ऑल्टरनेटिंग नेचर होता है बच्चों, कभी ये हायर बनेगा, कभी ये लोअर बनेगा, कभी ये लोअर बनेगा, कभी ये हायर बनेगा। किसी भी इंस्टेंट पर हम इसमें मान लेते हैं कि लेट्स से इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, उस इंस्टेंट पर ये हायर होगा और ये दैट, यहाँ से यहाँ KVL लगा सकते हैं हम लोग, लगाओ। तो VA प्लस से माइनस, माइनस I × R, माइनस से प्लस, प्लस E0 साइन ऑफ ओमेगा t। कहाँ पहुंचे बच्चों? VA कैंसिल आउट। तो IR की वैल्यू देखो, E0 साइन ऑफ ओमेगा t। I की वैल्यू निकाल बच्चे, E0/R साइन ऑफ ओमेगा t। E0/R को हम लिखते हैं बच्चों, E0/R ये हमारा I0 होता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो I की वैल्यू क्या बन गई बच्चों हमारे पास? I दिस इज इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t। अब देखो रियलिटी में हमें हर केस में ऐसे करना है, जब हम R पढ़ेंगे, C पढ़ेंगे और L पढ़ेंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशंस को अपन को पढ़ना है, RC, RL, RLC, ये सब चीजें। अब रियलिटी में क्या करना है, हमें ये लगा देंगे, ये हमें पता होगी, हमें सबसे पहले I करंट इन द सर्किट निकालना है। करंट की इक्वेशन आ गई। अब ना कंपेयर करो इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो। ठीक, कंपैरिजन करते हैं। एट t = 0 पे देखो एक बार, t = 0 पे देख बच्चे, यहाँ पर हम बात करेंगे E के बारे में, यहाँ पर हम बात करेंगे I के बारे में, और टाइम की एक छोटी सी टेबल बना दो, उससे थोड़ा सा आइडेंटिफाई आ जाएगा आप लोगों को। t = 0 ले लो, t = t/4 ले लो, या एक काम करें, 0 ले लेते हैं, हाफ साइकिल ले लेते हैं और कंप्लीट साइकिल ले लेते हैं, अपन को इसी में समझ में आ जाएगा। t की वैल्यू हाफ के लिए बोलो π/ω, और कंप्लीट के लिए बोलो 2π/ω। चलिए स्टार्ट करें। t की वैल्यू को 0 पुट करो, तो 0 × समथिंग sin 0, तो E की वैल्यू 0 और I की वैल्यू भी, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे π/ω रखो, π/ω रखो, π/ω, पाई साइन पाई वो भी 0, तो ये भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। एक बीच की वैल्यू ले लेते हैं कोई, मतलब ऐसे मान के चलो t/4 पे लेते हैं, t/4 पे लेते हैं, जनरल इनके बीच की वैल्यू ले लेते हैं, t/4 लेते हैं। टाइम की वैल्यू t/4 जब आ गया तो कितना है? t/4 का मतलब π/2 ओमेगा, π/2 ओमेगा पुट करो यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर π/2 ओमेगा। चलो यहाँ पे रखो t की वैल्यू π/2 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा विल कैंसिल आउट, π/2 sin π/2 1, तो E की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? E0। सिमिलरली I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक चीज देख रहा है, = 0 पे दोनों 0, इस वाले टाइम पे दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गए, फिर 0 हो गए, फिर मैक्सिमम आएंगे, फिर 0 आएंगे, यानी करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ घटेंगे। जिस समय वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा उस समय करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। जिस समय वोल्टेज 0 होगा उस समय करंट भी 0। जिस समय वोल्टेज अपनी नेगेटिव में मैक्सिमम पे होगा उस समय करंट भी। पहली बात ये समझ में आया। अब एक बात बता, इस इक्वेशन को देख, E0 और I0 में कौन मैक्सिमम है? E0 और I0 देखना, E0 की वैल्यू I0 × R, यानी E0 इज ग्रेटर देन I0। अरे बोल भाई, E0 इज ग्रेटर देन, नहीं आया समझ में? अब ग्राफ बनाते हैं,
देख सबसे पहले यही चेक करना है, और फिर अब ये जो है लिखेंगे क्या, वो सुनो, वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। याद करो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में वेव चैप्टर पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने फेज पढ़ा था ओमेगा टी प्लस 5। अरे बोलो भाई, यहाँ पे देख ओमेगा टी प्लस 0, यहाँ पे भी क्या ओमेगा टी प्लस 0, यानी दोनों में फेज डिफरेंस कितना है 0। तो वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, यानी देयर इज नो फेज डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बोलो इतना समझ में आया? फेज डिफरेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है 5। अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो 5 की वैल्यू बोलो, सारे बोलो भाई, डन। अब ये समझना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे फट 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 होती चली जाएगी, बस ये चीजें याद रखना कि जब आर पढ़ा था तो क्या क्या चीजें हमें याद होगी। चलो इनका ग्राफ बना, वेव डायग्राम। देखो वेव डायग्राम हमें पता है, एक ही लाइन में बना देता हूँ, ब्लैक वाले मार्कर से बना रहा हूँ इनका डायग्राम, तो ये बना हमारे पास, सही है। लेकिन ये भी साथ है, यू और आई दोनों साथ साथ चलेंगे। बट एक चीज और पता है हमें, दोनों मैक्सिमम एक साथ लेंगे, जीरो एक साथ लेंगे। एक चीज और पता है, ई नोट पीक, ई नोट की मैक्सिमम ज्यादा होनी चाहिए किससे, आई नोट से। तो देख ध्यान से, ऐसा ग्राफ बनेगा, नहीं आया बच्चों, पक्की बात। ये देख दोनों, ये हमारा आई नोट बन गया और ये हमारा नेगेटिव में आई नोट बन जाएगी। बोलो इतना समझ आया बच्चों? ये आ गया, ये वेव डायग्राम होगा। एक होता है यहाँ पे फेजर डायग्राम। अब ये फेजर डायग्राम आप लोगों ने एसएचएम में पढ़ा था। अब फेजर क्या होता है? फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। क्या होता है बच्चे? रोटेटिंग वेक्टर, पहली बात तो। अब वेक्टर ये होता है और ये रोटेट कर सकता है, तो इसका एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा, ये रोटेट करेगा इसके अलोंग, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, मर्जी आप लोगों की चलने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, जो ये लेंथ होती है ना, इस रोटेटिंग वेक्टर की जो लेंथ होती है, ये क्या क्या इंडिकेट कर सकती है? अब सुनना इस चीज को, ये लेंथ या तो आपकी पीक वैल्यू को इंडिकेट करेगी या आपकी आरएमएस वैल्यू को इंडिकेट करने वाली है, या तो पीक या आरएमएस। बात समझ में आई आपको? डन, ध्यान आ गया? अब ये सब चीजें हमें पढ़नी है। देखो दोबारा से, कोई भी सर्किट गिवन होगा, अभी आर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी ई की इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, उसका आई का इक्वेशन हमें पता लगना चाहिए। ई और आई में देखना है कि कौन फेज डिफरेंस है या नहीं है। अगर फेज डिफरेंस है तो कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये पता लग जाएगा, उसके बाद वेव डायग्राम बनाओ और फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम क्या बनाएगा बच्चों? ये तो हमें समझ में आ गया फेजर डायग्राम कैसे बनाती है। कहीं पे भी फिक्स कर दो, ये रोटेटिंग वेक्टर है, किसी भी एक पॉइंट के लोग रोटेट करेगा, आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ध्यान से सोच, अगर आपने यहाँ पे VRMS रिप्रेजेंट कर दिया तो करंट भी तो इधर ही है बाबा, तो ये क्या हो जाएगा? IRMS। नहीं है, ये फेजर डायग्राम बन गया कि वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। अब ये ऐसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉक चला लो या क्लॉक, लेकिन वोल्टेज और करंट रहेंगे कैसे कैसे? साथ साथ। बोल समझ में आया नहीं है? दिस इज ऑल अबाउट योर आर ओनली। जब हम आर को लगाते हैं, बहुत बारी आते हैं ऐसे, पहले थ्योरी पेपर आता था तो थ्योरी में पूरा का पूरा 2 नंबर में पूछा जा सकता था। अब नहीं आता तो अब ये याद रखना है आपको, ये और ये तो स्पेसिफाई कर लेना कि जब भी आर ओनली सर्किट पढ़ा था, वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, यानी देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। फेजर डायग्राम पे हम क्या रोटेट कर सकते हैं? पीक या आरएमएस। फेजर क्या होते हैं? रोटेटिंग वेक्टर। बात समझ में? देखो एक बार, अब एसी सर्किट विद इंडक्टर देखते हैं। याद करो, इंडक्टर में हम लोगों ने ये सोलेनॉइड बनाया था जिसकी इंडक्टेंस L मानी थी, फिर वही एक एसी सप्लाई के साथ लगा दिया गया। फिर सब वही काम बच्चों, मान ली किसी इंस्टेंट पर करंट का चेंज हो रहा है आई। अब याद करो, यहाँ पे केवीएल लगानी सिखाई थी कि जैसे करंट फ्लो कर रहा है उसी को पॉजिटिव और नेगेटिव मान लो, और LdI/dt को विद साइन रख देना है ना। चलो, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा? LdI/dt। और E की वैल्यू तो हमारे पास वही है बच्चों, E0 sin ऑफ ओमेगा t। चले स्टार्ट करें, आओ कैसे स्टार्ट करो, घूम के यहीं पे आ जाओ। तो ये प्लस और ये माइनस, चलो VA माइनस LdI/dt, ये प्लस ये माइनस, बोलो
प्लस ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। कहाँ पहुंची बाबा? वी ए ने वी ए को मारा तो एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू देखो बच्चों, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। चलो डी आई की वैल्यू देखो अपन, ई नॉट बाई एल साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। फिर वही कहानी, आई निकालना तो अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ गई, आई दिस इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय ओमेगा, तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय ओमेगा। नहीं आया बाबा? ध्यान से देख, आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ई नॉट बाय एल ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ से देख बच्चे, यहाँ पे करंट की टर्म में कॉस आ रहा है और ई की टर्म में साइन का। जब अपन को कंपेयर करना है ना, तो या तो इसको भी कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर दो या उसको साइन में कर दो। अब याद करो, आप लोगों को जब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा तो 11th स्टैंडर्ड में ना आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ाए गए होंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम जब भी पढ़ोगे ना आप लोग, एसएचएम है, ये भी तो एक एसएचएम ही है, एक साइन का फंक्शन कॉस का फंक्शन एसएचएम इक्वेशन होती है, ये भी एक एसएचएम है। तो जब एसएचएम याद कर रहे हो ना, एसएचएम को जोड़ना है हम लोगों को, तो हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए कि उसमें जो ओमेगा टी वाला फैक्टर होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, अब इसको देख क्या कर सकता हूँ, मुझे साइन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम इसको, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा भी कर सकते हैं, है ना, और साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा भी कर सकते हैं ना। अब की बात ना, आप सोच कौन सा यूज करें। थीटा है यहाँ पे ओमेगा टी, ओमेगा टी को हमें पॉजिटिव लेके आना है। तो देख, अगर मैं इसको रखूँ यहाँ पर, सुनो, तो नेगेटिव अंदर है, बाहर है, और साइन की खासियत होती है नेगेटिव साइन अंदर चला जा सकता है। तो देख, नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, कोई फायदा, तो चुपचाप इसको रखो ना, है ना, बोलो। तो रखो यहाँ पे, आई की वैल्यू देख क्या होगी, माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी को ये लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा टी रख लेना बच्चों। बोलो क्या रखें, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब ये माइनस साइन अंदर जा सकते हैं, हाँ चलो। आई की वैल्यू देखो, ई नॉट बाई एल ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। चलिए अब याद करो, वहाँ पे भी एक ऐसी क्वेश्चन आई थी जब अपन लोगों ने आर पढ़ा था, वहाँ पे क्वेश्चन क्या थी बच्चे, आई दिस इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर साइन ऑफ ओमेगा टी, यही तो आया था बच्चे। कंपेयर कर, आई नॉट बाय आर, ई नॉट बाय आर, हाँ कंपेयर कर, ई नॉट बाय आर को अपन ने क्या बोला था, आई नॉट, क्या बोला था, यहाँ पे देख क्या है, ई नॉट बाय एल ओमेगा, तो ये भी क्या बनेगा, आई नॉट, ये भी क्या बनेगा, तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे देख, ई नॉट बाय एल ओमेगा, सोच के देख, कंपेयर कर, वहाँ पे ई नॉट क्या था, वोल्टेज, तो ये भी वोल्टेज है, और ये क्या था, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये तो क्या था, वी बाय आर। तो अगर ये वोल्टेज बाय ये है, तो ये भी तो कुछ ना कुछ अपोजिशन ही होगा ना। इस अपोजिशन को यहाँ पे नाम दिया गया एक्सेल। क्या नाम दिया गया, सुनना यार, क्या नाम दिया गया, एक्सेल। एक्सेल बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे वहाँ रेजिस्टेंस पढ़ा था ना बाबा, यहाँ पे एक्सेल आ जाता, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मूला बोल क्या हुआ, एल इंटू ओमेगा, एल इंटू ओमेगा की वैल्यू बोल 2 पाई एफ। ध्यान से देख, 2 पाई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट होता है। क्या एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, क्या एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब देखो, हमसे बोला जाता है कि एक ग्राफ प्लॉट करो एक्सेल एंड एफ का, प्लॉट कर सकता हूँ, बोल कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू हॉरिजॉन्टल, ये आ गया। अब देख, यहाँ से एक न्यूमेरिकल सूत्र कैसे पूछा गया, अभी मैं तुझे कोई ऐसी चीज बता नहीं रहा, बट ये पक्की बात है, एक्सेल एफ पे डिपेंडेंट है। अगर मुझे एक्सेल की वैल्यू दे दी गई मान लो 50 फ्रीक्वेंसी पर, 50 हर्ट्ज पर, बोला गया मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तुझे नहीं लगता एक्सेल भी डबल हो जाएगा भाई। पहले 50 फ्रीक्वेंसी में मान लो 2 था, 2 ओम है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी ओम ही है। जैसे वहाँ पे आर की यूनिट क्या थी, ओम, तो एक्सेल की यूनिट भी ओम। बोला गया 50 फ्रीक्वेंसी पे जो मेरे पास एक्सेल है ना, दैट इज ऑफ 2 ओम।
तो 50 पे 100 पे बोलो 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, यहाँ ना बोलो। ये ध्यान रखना इसको, पहली बार इतना आ गया। अब यहाँ पे देख, तो आई की वैल्यू क्या बन गई, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये मेरी करंट, ये मेरी वोल्टेज। खुद सोच के देख, दोनों को कंपेयर कर, टी की वैल्यू को 0 पुट कर, टी की वैल्यू को 0 पुट कर, तो ये तो 0 बन गया। टी की वैल्यू को 0 पुट करो, ये -1 बना, माइनस ई आई नॉट बना, है ना बोलो। यानी जब वोल्टेज 0 पर है तो करंट नेगेटिव में मैक्सिमम पर है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है क्या, हाँ, कितना, पाई बाय 2। कैसे पता लगता है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाय 2। नहीं आया। कौन आगे है, वोल्टेज, कौन पीछे है, वो दिख भी रही है, ओमेगा टी, इसमें से ओमेगा टी में से कुछ माइनस कर रहे हो तो ये पीछे जा रहा है। अब इसको याद करने का तरीका लिखो, आईपीएल। क्या लिखो, आईपीएल का मतलब होता है इंडक्टर, आई बोले तो इंडक्टर, पी बोले तो पोटेंशियल, एल बोले तो लीड। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, सारे बोलो, एक बार और बोलो, कितने फेज से, बाय बाय, कितने फेज से, यानी अगर वोल्टेज और करंट का मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, फेजर डायग्राम, तो तुझे लगना चाहिए वोल्टेज आगे आगे चलेगी और करंट कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो फेजर डायग्राम बनाते आ जाओ। फेजर डायग्राम देखो बच्चों, ठीक, फेजर डायग्राम में ये मैंने अगर VRMS बना दिया, फेजर डायग्राम में ये VRMS, और मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता है इसके परपेंडिकुलर IRMS बना दो। अरे दोनों के बीच में एंगल कितना है, बोले तो पाई बाय 2 है ना बोलो। और याद करने का क्या तरीका बच्चों, IPL, बोले तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करना है, कितने फेज से, कितने फेज से, बोल आगे। अब इसका बनाओ वेव डायग्राम, क्या बनाओ, अच्छा एक्सेल की यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम, क्या होती है, ओम। चलो अब वेव डायग्राम बनाओ बच्चों, इधर 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 इधर, ये ई, देखो ई का तो ग्राफ वही बनेगा। अब तुझे वैसे भी यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए, आई का ग्राफ कोस का ग्राफ बनने वाला, वो भी नेगेटिव, और कोस का ग्राफ समझ में आता है कैसे बनता है। देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये पॉजिटिव कोस है और नेगेटिव बनेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगा, डन। अब देख, सिंपल सी बात है, जब ये 0 पे था तो नेगेटिव में था मैक्सिमम, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। फिर जब वो मैक्सिमम पे आया E, तो वो 0 पे आएगा। फिर जब वो 0 पे आया तो वो पॉजिटिव में मैक्सिमम जाएगा। फिर जब वो मैक्सिमम पे आएगा तो वो 0 पे जाएगा, और जब ये 0 पे आएगा तो वो नेगेटिव में मैक्सिमम पे आएगा, डन है। अब ग्राफ विल बी लाइक दिस, दिस इज योर E0, सॉरी I0, एंड दिस इज योर E0। देखो ध्यान से, समझ में आया, पक्की बात। याद करने का क्या तरीका, IPL, बोले तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, कितने फेज से, AC सर्किट विद कैपेसिटर ओनली। चलो बच्चों आ जाओ, फिर वही कैपेसिटर, वही सप्लाई, कैपेसिटेंस C मान लेते हैं, इसमें E की वैल्यू मान लेते हैं E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर दोबारा से I निकालो। अब I के लिए आपको समझ में आ गया, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें चार्ज मान लो Q, इसमें माइनस Q। चलो स्टार्ट करो, A VA माइनस Q बाई C, याद आ गया, माइनस Q बाई C प्लस E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, कहाँ पहुंचे बाबा, VA। बोलो Q की वैल्यू क्या आ गई, E0 C साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, मुझे तो I चाहिए बाबा, क्या करें, डिफरेंशिएट कर दो इसको। क्या करो बच्चों, चलो डिफरेंशिएट करो, dq बाई dt बोलो, E0 C कांस्टेंट साइन ओमेगा टी का, cos ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा, पक्का। ये बन गया मेरे पास I, लो E0 C ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी।
फिर वही ये साइन का फंक्शन है, ये कोस का फंक्शन है, फिर इसको कन्वर्ट करो किसमें, साइन में। लेकिन याद क्या रखना है, पाई बाय 2 ओमेगा टी वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब बोलो इसको क्या लिखूं, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी लिख दूं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव साइन है नहीं। तो अब साइन मतलब देखो कोस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूं ना। तो आई की वैल्यू देखो ध्यान से, आई नॉट सी ओमेगा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा इंटू टी। कंपेयर कर, आई इक्वल टू आई नॉट पी नॉट बाय आर साइन ऑफ ओमेगा टी। सोचिए क्या बना बच्चों, ये ई नोट है, ये क्या बना जल्दी बोलो, ये आई नोट बना, आई नोट ही तो बनाइए। अब एक आई नोट की वैल्यू क्या आ गई, ई नोट सी ओमेगा। एक चीज बता, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, थोड़ा सा मॉडिफाई, मुझे चाहिए वी बाय आर की टर्म्स में, तो जो वी तो वी रहेगा, इसको ना देख कैसे लिख सकता हूं क्या मैं, ई नोट 1 बाय सी ओमेगा। ध्यान से देखिए वही हो गया। अब सोच ये वी है तो ये क्या बनेगा, ऑपोजिशन। तो इस ऑपोजिशन का नाम डाला गया यहाँ पर एक्स सी, बोले तो 1 बाय सी ओमेगा, 1 बाय सी। वहां पे एक्सएल का नाम क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे एक्सी का नाम क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब वहां पे एक्स एल का फॉर्मूला बोलो, एल इंटू ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे बोलो एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। नहीं आया, ओमेगा की वैल्यू फिर बोलो 1 बाय मतलब ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, तो यहाँ पे एक्सी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सोच के देख, अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अरे बोलो भाई, हाँ यही बन नहीं आया। पक्की बात, एक चीज और बताऊं मुझे, ये सब चीजें हो गई हमारे पास, आई नोट की वैल्यू आ गई, तो आई नोट की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास ई नोट बाय एक्स सी। चलिए अब कंपेयर कर इसमें और इसमें, फेज डिफरेंस है, हाँ है, कितना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो पाई बाय 2 आया अभी भी। डन। कौन आगे जा रहा है, करंट, कौन पीछे है, इंडक्टर में कौन आगे था, वोल्टेज, कौन पीछे था, कैसे याद करना था, आईपीएल, बोले तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इसमें कौन आगे है, करंट, कितने एंगल से, किससे, वोल्टेज, तो इसमें याद करो सीसीएल, क्या याद करो, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, सारे बोलो, सारे बोलो, कितने फेज से, पाई बाय 2। तो अगर इसका फेजर बनाना आए तो बना नहीं सकता मैं, बोलो आगे कौन, आईआरएमएस, अरे है ना, बोलो पीछे कौन, बी, नहीं आया बाबा, दोनों के बीच में एंगल कितना, पहले तो इतना समझ में आया। अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं बना सकता, ध्यान से देखो, पॉजिटिव कोस का ग्राफ है और वो साइन का ग्राफ है, यानी क्या होगा, देखो ए ई का तो ग्राफ ए स्टैंडर्ड है, लेकिन जब वो ई 0 होगा, क्या वो पॉजिटिव में मैक्सिमम पे होगा, क्या ये मैक्सिमम होगा तो वो 0, क्या ये 0 होगा तो वो नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर वो 0 होगा तो वो यहाँ पर एंड देन यहाँ पर, यानी ग्राफ विल बी लाइक दिस। नहीं आया बच्चों, ये आपके पास आई नोट है, ये आपके पास ई नोट है। याद करने का क्या तरीका है, बस प्योर आर, प्योर सी, प्योर एल। आर में क्या याद करना है कि देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। आईपीएल इंडक्टर में कौन लीड करता है, वोल्टेज, किससे, करंट से, कितने एंगल, पाई बाय 2। सीसीएल कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट, कितने से, पाई बाय 2, किससे, वोल्टेज से। नहीं आया, चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।